जल्दी से खोल लीजिए कॉपी और किताबें क्योंकि शुरू हो चुका है स्टडी आवर, वो भी विद पैशन के साथ। ये एक ऑन डिमांड वीडियो रहेगी बच्चे, जिसके अंदर हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर 5 क्लास 10 साइंस से। वीडियो में हम बात करेंगे अर्लियर अटेम्प्ट्स की। साथ ही आपको मिलेगा इन अर्लियर अटेम्प्ट से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड आंसर जो आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको उन आंसर्स को किसी और रेफरेंस या बुक से प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मिलेगा एक परफेक्ट स्टैंडर्ड आंसर जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। कारण ये था कि जितने भी एलिमेंट्स तब तक नोन थे या जितने भी एलिमेंट्स तब तक पता लग चुके थे, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी था ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए आसान हो सके। तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी था एक ऐसा क्लासिफिकेशन का बेस ढूंढना जिसके अकॉर्डिंगली इन एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो शुरू हुआ वो अटेम्प्ट्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डेबोनियर्स ट्रायड्स के बारे में। सो डेबोनियर ट्रायड्स होता क्या है। डेबोनियर ट्रायड्स में बचे डेबोनियर्स ने 3 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज निकालें तो वो ऑटोमेटिक इन एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो आइए जल्दी से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेबोनियर्स ट्रायड्स, व्हेन द एलिमेंट 3 एट ए टाइम, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाना है। In a triad were written in the order of increasing atomic masses. The atomic mass of the middle element was the average of the atomic mass of the other two element. अब एग्जाम्पल के लिए लिथियम सोडियम पोटेशियम है। लिथियम 6.9 यू, पोटेशियम 39.1 यू। अगर आप इनका एवरेज निकालें तो वो ऑटोमेटिकली अप्रॉक्सीमेटली 23 ही बैठेगा जो एटॉमिक मास है सोडियम का। In this triad, the atomic mass of middle element is approximately equal to the average of sum of the atomic mass of the remaining 2 elements. लेकिन ये अटेम्प्ट जो होता है एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं माना जा सका, और इसी वजह से इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस भी रहे। सो डेबोनियर्स की लिमिटेशंस थी, डेबोनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। डेबोनियर सिर्फ 3 ही ट्रायड ऐसे फॉर्म कर पाया था जितने भी एलिमेंट देन नोन थे उनमें से, और जो वो 3 फॉर्म कर पाया था वो 3 हमारे ट्रायड्स थे सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन, बेरिलियम, आयोडीन, कैल्शियम, सेरेनियम, बेरियम। Second, some groups of 3 elements each having similar properties, example nitrogen, sulfur, arsenic, could not be considered as triad because atomic mass of the middle element, that is phosphorus, was not equal to the average of atomic mass of nitrogen. Point number 3, he did not say anything about elements to be discovered in future. बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास एक स्टैंडर्ड आंसर बनता है। वीडियो पॉज करके इस आंसर को अपने पास नोट कर लीजिए और प्रेजेंटेशन पे दीजिए जोर, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड आंसर आपके पास है और इसके बाद आपको ये आंसर कहीं और से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड लॉ की ओर, जो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डेबोनियर्स के अटेम्प्ट के बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ वो 1866 में जॉन न्यूलैंड ने किया। जॉन न्यूलैंड ने जो लॉ दिया उसे लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव के साथ साथ इसको न्यूलैंड्स लॉ या कहते हैं। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। यानी कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम का है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम, क्योंकि 8th एलिमेंट है लिथियम के बाद, उसकी प्रॉपर्टी लिथियम से सिमिलर है। इसी तरीके से सेकंड ग्रुप में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम के सिमिलर होंगी और कैल्शियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के सिमिलर होंगी। अब इसकी बात कर लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था इसकी अपनी लिमिटेशंस थी, जैसे कि न्यूलैंड सिर्फ कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स को अरेंज कर पाया था। उसके बाद हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिजेबल नहीं करता था। इसके बाद सेकंड लिमिटेशन थी, he assumed that only 56 elements exist in nature and no more element would be discovered in the future। उसको लगा कि 56 एलिमेंट जो उस वक्त तक नोन थे उतने ही एलिमेंट रहेंगे और उसके बाद फ्यूचर में और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। बट ये एक उसका लिमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट था। बट लेटर सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इनटू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और उसके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए वो इस ऑक्टेव में फिट नहीं हो पाए, तो ये उसका ड्रॉबैक रहा। Point number 3, Newlands adjusted 2 elements, that is cobalt and nickel, in the same slot and also put some unlike element under the same slot. Were placed in the same column having fluorine, chlorine and bromine, which have very different property than cobalt and nickel. तो उसने कुछ एलिमेंट्स को एक सेम स्लॉट में रखा, हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस तरीके से ये एक अटेम्प्ट ही एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ही रहा।
तो बच्चे ये आपके पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड आंसर है जिससे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लीजिए, और इसके बाद आपको ये आंसर किसी भी रेफरेंस बुक से प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्टैंडर्ड आंसर आपके पास आपको मिल चुका है। तो ये 2 अटेम्प्ट हमने अर्लियर अटेम्प्ट किए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे मेनली प्रोडक्ट टेबल के बारे में। तो स्टे ट्यून विद मी, और वीडियो अच्छी लगी तो भूलना नहीं है लॉट्स 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 ऑफ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर मिलने चाहिए। गॉड ब्लेस।